जैसे ही कास्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हिंदी सिनेमा एड्रेस ही नहीं करना चाहता, वो भाग खड़ा होता है। आप सोचिए कि 50-60 करोड़ में बनाई गई फिल्म जाति के सवाल पे रोक दी जाती है। तो मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ वही सुनो, और नहीं सुनोगे तो तुमको यहीं पे नाजी कैंप में रखेंगे। बॉलीवुड के दिग्गजों की भूमिका क्या हो सकती है और क्या नहीं है इस समय। हमारे साथ इतने हजार लोग जुड़े हुए हैं, कल को फ्रिंज एलिमेंट आकर के हमारे ऑफिस में तोड़-फोड़ मचाना शुरू करे तो फिर सारी चीजें तहस-नहस हो जाएंगी। उन लोगों का परिवार जो है वो सड़क पे आ जाएगा, जो हमारी वजह से इनका परिवार पल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक फिल्म बनी है ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले पर। उस फिल्म के रिलीज होने में तरह तरह की अड़चनें लगाई जा रही हैं और उस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका एक बयान आता है। बयान क्या, उनकी एक प्रतिक्रिया आती है फिल्म के रिलीज न होने पर। जो वो बातें कहते हैं उसके एवज में जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मणों के लिए, उस पर बवाल मच जाता है। आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता अनुराग कश्यप के बारे में। और उन्होंने ब्राह्मणों पर, बल्कि उनके बारे में उस शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा, एक ऐसा काम करने की बात कह डाली जिस पर हंगामा मच गया। और जो फिल्म को लेकर बात हो रही थी, जो सेंसरशिप की प्रक्रिया पर बातचीत हो रही थी, वो बात पीछे चली गई। तो क्या वाकई जो ब्राह्मणों का प्रतिरोध है, ब्राह्मणों का इसलिए कि बिल्कुल जाति के नाम पर चीजें चली गई हैं, वो कितना उचित है, और अनुराग कश्यप ने जो कहा वो कितना उचित है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। फिल्मकार अविनाश दास जो मुंबई से जुड़े हैं, सब लोग जानते होंगे, बहुत जुझारू निर्देशक हैं। हाल में इनकी फिल्म आई है इन गलियों में, जो सांप्रदायिकता के मुद्दे को संबोधित करती है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतन लाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अम्बेडकर नामा के संस्थापक संपादक हैं। आप सब लोग प्रोफेसर रतन लाल से वाकिफ होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। आप अम्बेडकर नामा पर जाइए और उनका काम देखिए। तो अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर, और प्रोफेसर रतन लाल, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया नवीन जी। पहला सवाल तो यही अविनाश जी आपसे कि अनुराग कश्यप ने जो कहा, क्या वो वाजिब था? क्या वो कहने की जरूरत थी, या फिर वो मुद्दे को खा गया, डिरेल हो गया पूरा मुद्दा ही? फूले को लेकर जो बात हो रही थी और सेंसरशिप को लेकर जो बात हो रही थी, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया अनुराग कश्यप ने, और ये बात वो शायद जानते रहे होंगे। देखिए नवीन भाई, क्या है कि अनुराग को आप और हम लोग बहुत पहले से जानते रहे हैं, बहुत वोकल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे एक जमाने में काफी बोलते रहे हैं। और वो अकेला ऐसा शख्स था जो हर ट्रोलर के साथ संवाद में रहा है एक जमाने में, है ना। मैंने कई बार अनुराग को ये कहा कि आपने अपनी बात कह दी, अब आप चुप हो जाओ। लेकिन वो ऐसा शख्स है जिसके पास कोई फिल्टर नहीं है। वो ये कहता है कि अगर मैं भीड़ से कोई संवाद कर रहा हूं और भीड़ से कोई बात आती है तो मैं भी भीड़ का हिस्सा होकर के उसकी बात का जवाब दूंगा। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि अनुराग ने बोलना बंद कर दिया, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन नहीं बोलने की भी एक सीमा होती है, कितना अंदर ही अंदर आदमी जो है वो उबलेगा। तो फुले पर सेंसर का जो स्टैंड है, या धड़क 2 जिसके निर्माता करण जौहर हैं, है ना, उस फिल्म को लगभग नष्ट कर दिया, क्योंकि वो फिल्म जाति के सवाल पर थी। ये दो ऐसे इंसिडेंट थे जिस पर अनुराग कश्यप को लगा कि बोलना चाहिए, और उसने बोला। बहुत सारे लोगों को बोलना चाहिए था, फिल्म मेकर्स को, उन्होंने नहीं बोला, अनुराग ने पहल की। लेकिन है क्या कि जब आप पर जातिवादी टिप्पणियां होंगी
ये कहते हुए सेंसर बोर्ड ने उस जाति सूचक तमाम जो सिंबल्स थे उसको हटाने के लिए कहा फिल्म में कि मोदी जी ने जातिवाद खत्म कर दिया है। तो आप मतलब ऐतिहासिक पीड़ाओं में जाकर के जातिवाद का जो एक जख्म है फिर से उभार रहे, इसलिए ये सारे सिंबल्स खत्म करो। और ये अनुराग ने इस पर टिप्पणी की, और जो अनुराग की भाषा रही है, इससे पहले भी जो लोग उनकी लिखित भाषा से परिचित हैं वो जानते हैं कि वो बहुत ब्लंट किस्म का आदमी है। उसने उसी भाषा में लिखा और उस पर जिस तरीके से ब्राह्मणवादियों ने प्रहार शुरू किया। अब आप किसी को कहेंगे कि ब्राह्मण तुम्हारा बाप है, तो क्या वो बहुत सभ्य भाषा में उसका आप दे सकता है? अगर हम आप जैसे लोग जो भाषा की परंपरा से आते हैं, भाषा के ओरिएंटेशन से आते हैं, लेकिन जो आदमी भाषा के ओरिएंटेशन से नहीं आता, जो मतलब नुक्कड़ गली चौराहों की स्टोरी टेलिंग करने का माहिर आदमी हो, जिसको नुक्कड़ गली चौराहों की भाषा का अच्छे से पता हो, और उसको ये भी पता हो कि ये लोग अच्छी भाषा में नहीं सुधरेंगे, अच्छी भाषा में इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो उसने उसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता है कि उस एक चीज से, मैं कह रहा हूं नबील, उस एक चीज से जो मूल बहस थी वो डिरेल हो गई, बल्कि वो और तीखे तरीके से सरफेस पर आ गई है। क्योंकि ब्राह्मणवादी जिस किस्म से एकजुट हुए हैं, बहुत सारे जो सॉफ्ट सेक्युलर लोग भी जिस तरीके से अनुराग का विरोध कर रहे हैं, उनको ये कम से कम नहीं करना चाहिए था। उनको एक आड़ मिल गई अपना ब्राह्मणवाद जो है वो छलकाने का। क्या अनुराग कश्यप खुद भी एक ब्राह्मण है? नहीं, अनुराग कश्यप ब्राह्मण नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे एक दोस्त हैं राहुल पांडे, जिन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट या फेसबुक पे लिखा है कि मैं अनुराग से असहमत हूं। अनुराग ने जो कहा है ब्राह्मणों पर, उससे कहीं ज्यादा ब्राह्मण डिजर्व करते हैं। तो ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी और। इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे ब्राह्मण दोस्त हैं जिन्होंने खुद को डिकास्ट किया है और वो जानते हैं कि अनुराग ने जो बोला वो सही बोला। प्रोफेसर रतन लाल, मैं पॉपुलर कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल थॉट पर हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। हम सब लोगों को याद ही होगी, 5 जुलाई 2023 की बात है, मध्य प्रदेश की घटना थी। और हाँ, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अनुराग कश्यप ने तो केवल बात की है, एक बाकायदा वीडियो बनाया गया एक दलित के सिर पर, माथे पर पेशाब करने की, और उसको एक वीरता की तरह पेश किया गया, जो बाद में वो गलत चला गया। तो दलितों के साथ तो ये होता आया है, उसको पानी पीने पर मारा गया, उसको घोड़ी चढ़ने पर मारा गया है, इसको मूंछ रखने पर मारा गया है। क्या बात केवल इस वजह, और इन सब बातों पर इतना हंगामा नहीं मचता जितना कि अनुराग कश्यप को कि केवल एक लाइन कह देने से हंगामा मचा है? क्या प्रोफेसर रतन लाल ये हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि बात फुले की निकल आई है? बाबा साहब का जो पूरा पर्सोना है वो इतना विशाल है और इतना वाइब्रेंट है कि उसमें हिंदूवादियों को भी थोड़ा सा घुसने की छूट मिल जाती है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थॉट पर, मुसलमान के थॉट पर, रिलीजन के थॉट में अपने आप को घुसेड़ लेते हैं। फुले के यहाँ एकदम क्लियर कट कास्ट पे बात है। तो जब फुले आएंगे समाज में तो जातिवादियों के लिए चेहरा छिपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर फुले बाबा साहब की तरह पॉपुलर कल्चर का हिस्सा हो गए तो क्या डर वहां है? नहीं, मैं तो कहने ही वाला था मध्य प्रदेश वाला इंसिडेंट। और अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक कोई शुक्ला है जी, वो जो है बाबा साहब सौरभ शुक्ला, हाँ, तो सीधे सीधे ही कह देते हैं अम्बेडकर जयंती को कहा कि यह चमार जयंती है। हाँ, तो वो जो है ये हाल है। और इसपे आजकल ब्राह्मण समाज में कोई सुधारक भी, राजा राम मोहन रॉय भी पैदा नहीं हो रहे। तो क्या जो सर पे पेशाब किया गया था, या जो सौरभ शुक्ला, इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे। क्या ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के जितने ठेकेदार हैं
उनके तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? नहीं आई है ना। और कहते हैं ना कि मशाल लेके जो है ना कोयले की खान में रोशनी नहीं करते। आज हमने देखा कि एक रांची में हत्या भी हुई है। तो जब इस तरह का हेट्रेड का माहौल आप पूरा बनाओगे हर जगह, 21वीं सदी है, ये 18वीं 19वीं सदी नहीं है। तो एक्शन करोगे, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और नहीं तो आदमी तो रिएक्शन करेगा नहीं। मैं प्रोफेसर हूँ, मान लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं, मोदी जी की कृपा से प्रोफेसर नहीं बना हूँ 7-8 साल से, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो हमसे आप प्रोफेसर टीचर की तरह बात करेंगे तभी ना टीचर की तरह हम बात करेंगे, नहीं तो क्या करना चाहिए? आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप तो दूर की बात कर रहे हैं, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, और मुझे कोई किसी का डर वर नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ, नवीन जी आप आए हैं, अविनाश जी भी एक बार बहुत पहले आए, मैं हिंदू कॉलेज कैंपस में रहता हूँ, और ये वीडियो दिखेगा नहीं शायद, मैं भेज देता हूँ। स्कूल और मेरे घर के बीच में 50 मीटर का फासला हो, और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जो है इसमें पूरा कचरा डलवाती है पूरे पूरे कॉलेज का। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस अपने घर का फोटो दिखा रहा हूँ। ये आपकी सड़ी गली मानसिकता है। अगर बदलाव नहीं लाओगे तो सब सुसाइड थोड़ी करेगा, अरे किसी ना किसी दिन रिएक्ट तो कर ही जाएगा। आखिर आप एक काम करो ना, आपने कह दो कि धर्मशास्त्र और जितने पुराण हैं ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है, कह दो कि अछूतों ने बनाई है। आप ये कह दो कि धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, कायस्थों के बारे में क्या लिखा है, बाकी शूद्र अतिशूद्र तो भूल जाओ। बाबा साहब ने कहा था ना कि इस पूरे धर्मशास्त्र को डायनामाइट लाना पड़ेगा, और कहते हैं कि सारे लोग मनुस्मृति नहीं पढ़े होंगे, धर्मशास्त्र नहीं पढ़े होंगे, लेकिन शिक्षा कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है, घर से ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रथाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उसके सामने बड़े बड़े शास्त्र फेल हो जाते हैं। तो जो मैं तो फिल्म पे ही बात करूंगा, और अनुराग ने जो रिएक्ट किया है, देखिए सवाल ये है, वही है ना कि हर आदमी एक इंसान है। कोई अब तो साधु संत गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, देख नहीं रहे क्या माहौल हो गया देश में? साधु संत नहीं देख रहे हैं, गाली गलौज मारपीट सब चल रहा। तो ये क्या जातियां और ऊंच नीच किसने बनाई है? शूद्रों ने बनाई है। जिन्होंने बनाई है उनको तो ऐतिहासिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आप जो विरोध कर रहे हैं वही लोग के वंशज हैं जिनके पूर्वजों ने गोबर और मिट्टी फेंके थे। और मैं तो अभी वीडियो दिखा रहा हूँ, आज भी वो मानसिकता गई नहीं कि किस तरफ जा रहा है पूरा देश। आप क्या विद्रोह को इनवाइट कर रहे हैं? क्या वाइस चांसलर, आईआईटी डायरेक्टर्स, ये तमाम लोगों को दिखता नहीं उनके कैंपसेस में कैसे जातिवाद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में कैसे हो रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी ने जाति खत्म कर दिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के मैट्रिमोनियल पेज पर जाकर देखिए तो, अरे भाई दिक्कत तो ये हो रही है ना, ये पहले इतिहास आप ही पढ़ते थे सिर्फ, और अब तरह तरह के डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो क्या धर्मशास्त्र को पूरा पुरानों को जला दोगे? अरे जला भी लोगे तब भी तुम्हारे दिमाग में जो घुसा हुआ है, जो कचरा घुसा हुआ है, उसको निकालने के लिए तो फिर संघर्ष ही करना होगा ना। अब कहाँ डर रहा है भाई? पहले नवीन जी एक मिनट, पहले तो एक डंडा में पूरा गांव का गांव हाँक लेते थे, अब तुम्हें गोली मारनी पड़ रही है लोगों को। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस आ रहा है ना सोसाइटी में। पहले एक डंडा में गांव हाँक देता था, अभी 40 से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं, हम लोग के बचपन के समय की बात। तो सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं तो कम से कम इतिहास को रूबरू करिए। और मैं मोदी जी के काल में जो फिल्म बना है, मैं मेरे हाथ में किताब भी, अब बाबा साहब फिल्म पे क्या बोले थे वो भी 1942 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था फिल्म इंडिया को, मैं लेकर बैठा हूँ। ये जो फिल्म बनी है, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, इमरजेंसी, छावा, केसरी 1, 2, ये ऐतिहासिक फिल्म की प्रोपेगेंडा फिल्म, झूठ लपेट लपेट के इसमें नरेंद्र मोदी पे फिल्म बन गई है, सावरकर पे भी फिल्म बन गई है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बन गई है। तो क्या ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण है? क्या आपने दस्तावेज पेश किए कि किस दस्तावेज से बना रहे हैं? और इतिहास में जब घुसेंगे, देखिए जिसने भी फिल्म बनाई है, मैं समझता हूँ फुले पे पहली फिल्म 1954 में बनी थी। अविनाश जी को पता होगा, और शायद आपके लाइब्रेरी वगैरह में कुछ मिल भी जाए उसका प्रमाण, कि क्या उस समय
जो फूले दंपत्ति जा रहे थे, तो जो वहां के ब्राह्मण थे चाहे जो सवर्ण थे, क्या उनको फूल माला लेके स्वागत कर रहे हैं? आज स्वागत कर रहे हैं, आज भी। मैं 2025 में कह रहा हूं कि पूरा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन खास तौर से दलित ट्राइब्स पिछड़ों के लिए यातना गृह बना हुआ है। जब हमारे प्रोफेसर नहीं बोल रहा है, 3000 से ज्यादा SC ST OBC प्रोफेसर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कितने प्रोफेसर की बात है कि बोल सके सच को सच और झूठ को झूठ? तो ये आपने पूरा कहीं इंदिरा गांधी तो कम से कम ये की थी ना कि कह के तानाशाही लाई थी, इमरजेंसी, और सबको फ्री भी कर दिया और चुनाव लड़ी, चुनाव हार गए। ये तो कायर लोग हैं जो कि पीछे से एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, सिटिंग CM को बैठा देगा जेल में। और जो टीचर प्रोफेसर, अभी अपूर्वानंद जी को अमेरिका जाने का नहीं मिला परमिशन, पता है ना आपको? तो ये कोई बहादुर है? तो कायर लोग का काम है। इतिहास अगर आपने बनाया है, जो इतिहास में है, इतना हौसला और साहस रखिए कि उसको देखिए और अपने को सुधारने की कोशिश कीजिए। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है जी। जब डाइवर्सिटी की बात आती है और खास तौर पर बॉलीवुड में डाइवर्सिटी की बात आती है, तो हमेशा ये बहुत बवाल मचता रहा है। जैसे ही कास्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हिंदी सिनेमा एड्रेस ही नहीं करना चाहता है, वो भाग खड़ा होता है। अछूत कन्या के बाद आप देख लीजिए कितना लंबा फासला है जब क्लियर कट तरीके से जाति की बात हुई हो। जाति पर जो कुछ फिल्में बनी भी बड़ी डग्गामार किस्म की बनी, मतलब उसमें ऐसा लगा कि जैसे मुद्दे को छू लेना है और चोरी से निकल जाना है ताकि हम पकड़े ना जाए। अनुराग कश्यप जैसे कुछ फिल्मकार जब आते हैं, या घेवन साहब जैसे फिल्मकार, और वो जाति के सवाल को सीधे सीधे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो तमाशा हो जाता है। और इस लफड़े में, मैं लफड़े शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल करना चाहता हूं कि कोई जानबूझकर इसलिए नहीं फंसना चाहता है कि इस सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल जाति का है। और जिन जातियों का वर्चस्व है सत्ता में, वो किसी भी तरीके से हेजिमनी को, वर्चस्व को बरकरार रखना चाहते, वो चाहे सिनेमा की हेजिमनी हो चाहे सियासत की हेजिमनी हो, दोनों चीजें एक ही है। नहीं, आप ने सवाल तो इसमें है नहीं, टिप्पणी है, लेकिन मैं 2-3 चीजें ये कहना चाहता हूँ आपको कि तो सिनेमा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मसला है। दूसरा क्या है कि अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली की एक बहुत ही कमाल की पत्रकार है, हमारी दोस्त है ऐना, है ना, फिल्मों पे लगातार लिखती हैं, ऐना। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि यार उनकी एक दोस्त है शाजिया इकबाल, मैं नाम ले रहा हूँ, उसने एक फिल्म बनाई है धर्मा प्रोडक्शन के लिए जिसके ओनर हैं करण जौहर। सेंसर ने उसको सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और बहुत कुछ काटने के लिए बोला है ना। वो जाति के सवाल पर वो फिल्म है और उस फिल्म का नाम है धड़क 2। धड़क आपको याद होगा, जो नागराज मंजूरी की फिल्म थी सैराट, उसका हिंदी वर्जन था, हिंदी रीमेक था। उसका सीक्वल जो है वो धड़क 2 के रूप में आया। तो शाजिया इकबाल से भी मेरी बात हुई और मैंने कहा कि यार मैं अपनी फिल्म को जो है कोर्ट से निकाल के लाया, और उसने बोला कि यार हमारी फिल्म जो है ना वो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे जो है ओनर वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उनके बहुत सारे पैसे इधर उधर पैसे, तो सीधे सीधे वो पंगा नहीं लेना चाहते। जैसे आपने लफड़ा शब्द का यूज किया वैसे मैं पंगा शब्द का यूज कर रहा हूँ कि वो लोग सीधे सीधे सिस्टम से पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए उस फिल्म का कोई भविष्य नहीं है। आप सोचिए कि 50-60 करोड़ में बनाई गई फिल्म जाति के सवाल पे रोक दी जाती है, तो कौन कितना ब्रेवली जाति के सवाल को सिनेमा में हल करने की यहां कोशिश करेगा। दिक्कत यह है कि जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है वो कॉर्पोरेट के कब्जे में है और साउथ की इंडस्ट्री ने अपने यहां कॉर्पोरेट को घुसने नहीं दिया। इस वजह से आज भी साउथ के सिनेमा में जाति के सवाल को बहुत कायदे से उठाया जाता है। बहुत सारी ब्रिलियंट फिल्में बनी हैं। हमारे सिनेमा पर अभी भी सवर्ण मानसिकता का कब्जा है, वो बहुत सारी फिल्मों को उदाहरण से देख सकते हैं। आपने खुद ही बताया कि भाई अछूत कन्या के बाद बहुत थोड़ी सी फिल्में हैं जिसमें
जाति के सवाल को लेकर के थोड़ा बहुत विमर्श शामिल किया गया है। नीरज गेवर नो डाउट बहुत कमाल के फिल्म मेकर हैं, जिनकी मसान में मतलब कहानी के लेवल पे जो है ये मसला आया। हमारी खुद की फिल्म इसलिए बहुत आसानी से मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि उसमें सीधे सीधे आपको जाति के सवाल को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो नॉर्मली हिंदू मुस्लिम सद्भाव पे वो सिनेमा है। लेकिन अगर आप उसको कायदे से देखेंगे तो एक तिवारी को लास्ट में जाटव ने हराया है, इतना प्रपंच छेड़ने के बाद। तो मुझे लगता है कि जब तक सिस्टम की पकड़ ढीली नहीं होगी, जिसकी उम्मीद अभी तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी जिस प्रोपेगेंडा फिल्मों की पूरी सूची के बारे में बात की, इन्होंने उस प्रोपेगेंडा फिल्मों को सपोर्ट कौन कर रहा है, उनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसको सपोर्ट करने में। लेकिन हम जो उस सिस्टम के खिलाफ, उस पूरी विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, फिल्में बनाने के अलावा भी जहां जहां मौका मिलता है हम कह रहे हैं, हमारा सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। यही सवाल, इस सवाल का जवाब शायद रतन जी बेहतर दे सकते हैं कि रतन जी ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बनता कि अगर प्रोपेगेंडा फिल्मों को खुलकर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकता है तो ऐसी फिल्मों को क्यों नहीं और फिल्मकारों के समर्थन में खुलकर लोग, पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे साधारण जनमानस हो, चाहे मानवाधिकार संगठन हो, वो भी कह सकते हैं कि हम इन फिल्मकारों के साथ खड़े हैं, इन स्टोरी टेलर्स के साथ खड़े हैं, हम इन गीतों के साथ खड़े हैं, कार्टून बनाने वालों के साथ खड़े। वो दब छुप कर बात होती है। इसका कारण क्या समझ में आता है? देखिए, पहले पक्ष का कारण ये है कि जो सपोर्ट मिलता है एस्टैब्लिशमेंट का, तो उसका तो एक लाइन में बता देता हूँ कि सैया है कुतवाल तो डर का है ना। जब आम कैसे खाते हैं, कैसे चूसते हैं, ये सब होने लगे बगैर एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, तो आप समझ सकते हैं कितने हौसले बुलंद होंगे। अभी आप जाएंगे एयरपोर्ट पर तो पहले हम लोग नहीं देखते थे कि इस तरह, आजकल बहुत छोटी उटी बांधे हुए बहुत लोग मिल जाएंगे एयरपोर्ट पर। फैशन है वो, शायद फैशन। दूसरी बात यह है कि आप सीरियस बात है कि लोग डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी जहाँ की पूरा ये माना जाता है कि फ्रीडम में पूरा फ्रीडम है, एटमॉस्फेयर है, मैं क्रिटिक कर सकता हूँ, यहाँ भी लोग डरे हुए। और जो लोग क्रिटिक कर रहे हैं, जो लोग वैचारिक विमर्श को जन्म दे रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, उस पर तरह तरह से अंकुश लगाया जा रहा है। ये तो अभी मैंने अपूर्वानंद जी का एग्जाम्पल दिया। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, जब राहुल गांधी का संसद सदस्यता खत्म करवा दिया, तमाम लोग रडार पे हैं डिफरेंट एजेंसीज के, तो इसमें बहुत सभी लोग बहादुर नहीं होते, कुछ ही लोग बहादुर होते हैं। और मुझे लगता है कुछ ही लोग जो है ना फिर एजेंडा सेट करते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं और लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन वो डर का माहौल, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आपको तुरंत धमकी आना शुरू हो जाएगा कि जान से मार देंगे। मुझे हजारों धमकियां मुझे मिली होगी, हजारों धमकियां, तो मैं डरा नहीं ना। मैंने तो मोदी जी को खत लिख दिया, अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो लाइसेंस ही दे दीजिए, बाकी लोग से जो आएंगे हमने टाइम बता देना भैया। तो सब लोग थोड़ी डरेगा। विद्रोह तो आज न कल, अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वी में डिसएग्री बट वी कैन लिव टुगेदर। ये डेमोक्रेसी होता है। ये थोड़ी कि आरएसएस का मनुस्मृति का एजेंडा चलेगा, जो सरकार बोलेगा। हमारा काम ही समीक्षा करना है। एक टीचर का, एक जर्नलिस्ट का काम समीक्षा करना है। जब जहां आप देख रहे हैं जुडिशरी का क्या हाल है, अभी एक खाली ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का आया है, एक ऑब्जर्वेशन, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, उसमें निशिकांत दुबे जैसा आदमी क्या स्टेटमेंट दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट पे अटैक, चीफ जस्टिस पे अटैक कर सकता है, तो आप सोचिए कि आम नौकरी पेशा लोग, प्रोफेशनल्स, टीचर, जर्नलिस्ट, वो कैसे जी रहे होंगे। आखिर नवीन कुमार को ये आर्टिकल 19 क्यों चलाना पड़ा, रवीश कुमार को क्यों अपना चलाना, जी तमाम लोग को अपना ही चलाना पड़ा। धीरे धीरे रोज देखता हूँ कि 2 लोग रिजाइन किए हुए हैं रोज। क्यों? क्योंकि जो मीडिया का काम था, जो जर्नलिस्ट का काम था, वो जर्नलिस्ट नहीं कर रहा। गोदी मीडिया हो गया है, गोदी विश्वविद्यालय हो गया।
तो इसलिए चुनौती ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो बार बार ये बात कोट करता हूँ कि बेहतर है कह के लौट। अगर इमरजेंसी था तो था 18 महीने कह के था, यहाँ तो बगैर कहे हुए आप पूरे को जो है ना, वो नाजी का जो कैंप नहीं था वो उसी में डाले हुए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ वही सुनो, और नहीं सुनोगे तो तुमको यहीं पे नाजी कैंप में रखेंगे। सारे भगोड़े विदेश चले गए, एक एक 11,000 करोड़ रुपए लेकर मजे कर रहे हैं। एक टीचर को न्यूयॉर्क में लेक्चर देना है तो होम मिनिस्ट्री कह रहा है कि हमें भाषण की कॉपी दीजिए। क्या ये सेंसरशिप क्या लग गया? बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे है? आप? कमाल की बात तो तो इस ये है कि आपके घर के पीछे लॉ सेंटर है, वक्फ हाँ बोर्ड पर लॉ सेंटर के स्टूडेंट्स आपस में डिबेट कर रहे थे, वहां पुलिस पहुंच गई। हाँ अब कानून के की कक्षाओं में लॉ पर डिबेट अगर होगी तो पुलिस आ जाएगी, ये हालत है और उसी दिल्ली में। कैंपस का एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ नवीन जी, सुन लीजिए। डॉक्टर जी अंबेडकर 10 अप्रैल 1948 को उसी कैंपस लॉ सेंटर में जाकर और मनुस्मृति याज्ञ पर लेक्चर दिए थे। रेफरेंस दे दूंगा। क्योंकि देखिए, संविधान और कानून अच्छा बुरा नहीं होता है, किसके हाथ में है उस पर डिपेंड करता है। सही बात है। अविनाश जी, जी आपको लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है अनुराग कश्यप में, इसमें व्यक्ति आगे आ गया है, इसमें सेंसरशिप, फुले, पेरियार, जातिवाद, ये सब अब पीछे चला गया। कहाँ डिबेट हो रही है कि फिल्म में क्या है, या जातिवाद क्या है, या सेंसरशिप क्या है, या उसका क्या रवैया होना चाहिए, इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है कास्टिस्ट मोरल हाई ग्राउंड की। देखिए, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी क्या अकेले अनुराग कश्यप की है ना? बहुत सारे लोगों को बोलना। आप सोचिए कि मायावती, क्या फुले फिल्म को लेकर के जो ये हुआ है, उनकी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? कुछ नहीं आया। एक अकेले व्यक्ति ने जो है ये मुद्दा उठाया है ना, और उसकी एक टिप्पणी की वजह से उनको मौका मिल गया इस पूरे मुद्दे को डिरेल करने का, है ना। हम सब उसी पे डिबेट कर रहे हैं, है ना। हम सब इस पे डिबेट नहीं कर रहे हैं कि सेंसर ने कितना बड़ा कुकृत्य किया है। मैं बताऊं कि ये भी चीज जरूरी थी कि भाई लोगों का चेहरा किसी न किसी बहाने से सामने आए। चलो फिल्म पे बहस नहीं हो रही है, लेकिन समाज का जो ब्राह्मणवाद है, जो समाज के भीतर छिपा हुआ ब्राह्मणवाद है, वो भी तो सबके सामने आ रहा है। आप तो कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी धमकियां मिली। परसों मैंने टिप्पणी की थी, कल टिप्पणी की थी मैंने ट्विटर पे। अभी देखिए कि हजारों लोग किस तरीके से मुझे गाली दे रहे हैं। अब मैं उनको पर्सनली जवाब नहीं दे रहा हूं, इसलिए वो बात बढ़ नहीं रही, लेकिन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। वो लोग चाहते थे कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं सब। हाँ, सब पढ़े लिखे पॉलिटिकल्स हैं, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, है ना, बहुत सारे मीडिया पर्सन हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, है ना। वो सारे लोग चाहते थे कि ये हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां, जिनकी विचारधारा फुले और अंबेडकर के जैसे लोगों की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से, है ना, पूरा एक मतलब मजबूत आधार मिला हुआ है, वो सब लोग क्यों खामोश है सर? है ना। हमारी फिल्म को लेकर के मैंने अखिलेश यादव से फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट करने जा रहा हूं, ट्वीट नहीं किया। कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं, हमारी पुरानी कुलीग भी रही है, हम लोगों ने साथ में काम भी किया है, सुप्रिया श्रीनित, 1-to-1 हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने कहा कि फिल्म देखो, कुछ कहो, उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे, और कुछ नहीं किया। तो ऐसे माहौल में अगर एक जरूरी मुद्दा डिरेल हो जा रहा है तो क्यों चिंता करनी चाहिए सर? अब प्रोफेसर रतनलाल, अगर हम देखिए, जब भी बदलाव की बात आती है और जब भी संक्रमण का दौर आता है, वो चाहे समाज में हो या सिनेमा में हो, और खासकर राजनीति में हो, तो छात्र और शिक्षक आगे बढ़कर भूमिका निभाते हैं व्यापक तौर पर। इसीलिए दुनिया में या तो मजदूर क्रांति होती है और नहीं तो छात्र क्रांति होती है, कोई वकील क्रांति नहीं होती या कोई अमीर क्रांति नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षक
अपनी भूमिका निभाने पर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं और आपकी तरह के तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अपवादों की जाहिर तौर पर, क्या विश्वविद्यालय के शिक्षक व्यापक पैमाने पर अपनी वास्तविक लोकतांत्रिक भूमिका निभाने में बुरी तरह नाकाम हो गए? सच सच बोले कि झूठ बोले? नहीं नहीं, बिल्कुल सच बोलिए, आप क्यों झूठ बोलेंगे? अभी तो जितना अपॉइंटमेंट हुआ है 4-5 हजार, पहले उसका एक सर्वे करवा लीजिए, पता लग जाए कहाँ से कैसे अपॉइंटमेंट हुए हैं और किस किस तरह के अपॉइंटमेंट हुए हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर बनाए गए हैं, जिनका जरा उनका बायोडाटा जरा देख लीजिए, बायोडाटा चेक कर लीजिए ना। खाली यूजीसी ये कहते हैं कि सब अपना बायोडाटा वेबसाइट पे डालो, अपने पब्लिकेशन वेबसाइट पे डालो, जितने अपॉइंट हुए हैं सब बायोडाटा डालो, उस पर वेबसाइट पे डालो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जब भी जो तानाशाही प्रवृत्ति के जो शासक होते हैं, है ना, और खास तौर से आरएसएस बीजेपी, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके गए, संविधान को हम नहीं मानते हैं, हिंदू कोड बिल तमाम, ये तो सब दस्तावेज, ऐतिहासिक मोहम्मद साहब के दस्तावेज बारे में कहा गया कि हिंदू धर्म को तो ये तहस नहस कर देगा आदमी। हीन जाति अम्बेडकर, पूरा कल्याण पत्रिका ने पूरा महाराज ने कैंपेन। उसी संसद के बाहर धरना दे दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब तानाशाह लोग का सबसे बड़ा जानते हैं क्या होता है, ये सबसे पहले जहां चिंतन मनन का केंद्र है, सोचने, उसको पहले तबाह करो, और इसके लिए पहला सिम्टम होता है कि उसकी किलेबंदी करो, किलेबंदी, है ना, जाली लगाओ, रॉड लगाओ, सिक्योरिटी बिठा दो, कोई आने जाने ना पाए। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूं अभी, मैं यकीन मानिए जुबली हॉल माल रोड पे रहता था, और पैदल पूरा कैंपस चलते हुए कमला नगर चले जाते थे, कोई नहीं पूछता था, बीसी साहब मिल गए, नमस्ते साहब कैसे हैं, उनके खिलाफ धरना भी लगा देते थे, लेकिन वो दे डोंट माइंड कि हमारा राइट है, ठीक है, हम लोग हंगामा भी कर देते थे। आज तो देखिए, आप कह रहे हैं क्लासरूम में वहां डिबेट हो रहा है, पुलिस पहुंच गई, पुलिस को परमिशन किसने दी? एग्जैक्टली यही सवाल स्टूडेंट ने उठाया था कि आप हमसे ये मत पूछो कि हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे कैंपस में कैसे घुसे, किसकी परमिशन है? तो इनका पहला टारगेट याद जानते हैं, इनसे जो है, मैं ये कह रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि सिर्फ दलित और बैकवर्ड और इसको हम मनुस्मृति में ले जाएंगे। सॉरी, गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक अभी बहराइच में एक ब्राह्मण लड़का गया था ना झंडा फहराने, तो जो ब्राह्मण समाज अपने आप को पहले अगुआ कहता था, बाबा नमस्ते प्रणाम, वो दंगाई बन रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन बर्बाद होंगे तो सबसे बड़ा इसका जो है ना नुकसान कौन उठाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मण लिया था। इंडियन रिपब्लिक में जवाहरलाल नेहरू ने फ्री में एजुकेशन, नौकरी या पेंशन सब दिया था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों छीन लिया। अब जाकर सुलभ इंटरनेशनल में देखिए, पंडित जी बाहर बैठ के 5 रुपए का पर्ची काटते हैं। फ्री का एजुकेशन लिए थे ना, तो जब शहर पे बम गिरता है तो न मंदिर बस ये नहीं देखता है कि मस्जिद है तो तोड़ना है या मंदिर है इसको छोड़ना है। मेरा एक फूटेगा तो आपका दोनों फूटेगा, मेरा 2 फूटेगा तो आपका 1 फूटेगा। तो जब आप पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं, कोई भी नेशन कहाँ से बनता है? उसका निर्माण संस्थाओं के माध्यम से होता है। आप क्यों बॉलीवुड फेल है और साउथ इंडियन फिल्म हिट जा रही है? सब करोड़ों करोड़ का जो है बिजनेस कर रही है, और ये जितना प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं सब पीट जा रही है 3 दिन के अंदर। क्यों? कि ग्लोबल वर्ल्ड में आप जो है ना इस तरह से करने, इसलिए देखिए यूनिवर्सिटी का तो फोर्टिफिकेशन शुरू हो जाए, जब 4 दीवारी बड़ी बड़ी हो जाए, विश्वविद्यालय शब्द बना है विश्व से, जहां दुनिया की तमाम तरह की विचारधारा आए, बहस हो, डिबेट हो, लोग सीखे, वहां दक्षिण पंथ भी रहेगा, वाम पंथ भी रहेगा, सेंटर भी रहेगा, सोशलिस्ट भी रहेगा। यही ना इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होता है। ये बीजेपी सरकार चाहती है कि सिर्फ यहाँ आरएसएस की विचारधारा चले, तो बहुत लोग डर के मारे सरेंडर कर गया है। किसी को प्रमोशन लेना है, किसी को विदेश जाना है, किसी को डीन बनना है, और जो लोग इनके सामने झुके नहीं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं तो भाई 28 साल पढ़ाते हो गया नवीन जी, बस कंक्लूड कर रहा हूँ। और पहले भी कांग्रेस की भी सरकार थी, कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने मोर्चा निकाला। ऐसा तो नहीं हुआ कि छुट्टी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं पीएचडी नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं लग रहे हैं। और अब तो मैं कह रहा हूँ ना, 8 साल से तो मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे सबैटिकल लीव दो, राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे किताब लिखना है, जिसका नाम रविशंकर प्रसाद और क्या और मिनिस्टर है पार्लियामेंट में लेते रहते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार। उसके लिए राष्ट्रवादी सरकार छुट्टी नहीं देती है, तो ये इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होगा। अविनाश जी,
यही फिल्मी दुनिया है जहां बलराज साहनी हुए और जहां साहिर लुधियानवी हुए, जहां कैफी आजमी हुए, और इन सब लोगों ने मिलकर भारी दुर्दिन के दिनों में, जिसका जिक्र भी आपने किया, आपातकाल के दिनों में भी कुछ न कुछ दिया जलाए रखा, समाज को रोशनी देते रहे। कम से कम एक थॉट के लेवल पर चीजें जिंदा रहीं कि कल्चर कैसे समाज को बदलने का वाहक बन सकता है। उसके रूट्स पर हमला हुआ है। बॉलीवुड के दिग्गजों की भूमिका क्या हो सकती है और क्या नहीं है इस समय, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें। देखिए, आपने जो नाम गिनाए हैं ना, वो सारे नाम एक जमाने में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से आए हुए नाम थे, है ना। इप्टा से एक बहुत बड़ी खेप थी। जो लोग यहाँ आए और उन्होंने हिंदी सिनेमा की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की, और उनका एक सामाजिक जो दायित्व था, उन्होंने अपने सिनेमा के जरिए हर मोर्चे पे निभाया, चाहे वो गाने के मोर्चे पे हो, चाहे स्टोरी टेलिंग के मोर्चे पे हो, चाहे किसी भी मोर्चे पे हो। अभी दिक्कत ये हो गई है कि जगह जगह सामाजिक आंदोलनों का और सांस्कृतिक आंदोलनों का एक तरह से ह्रास हुआ है और बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो गई हैं। बहुत सारे लोग उधर से आ भी नहीं रहे हैं, और चूंकि समय इतना तीखा हो गया है कि उसके लिए कोई अलग से आंदोलन का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। लोग घर बैठे बैठे एक अपनी समझदारी बनाते हैं कि हमको समाज में क्या स्टैंड लेना है, क्या नहीं लेना है। होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं, मैं अनुराग कश्यप से बात शुरू हुई थी, मैं अनुराग की ही बात कहूंगा। अनुराग आए ही थे कि जो यथास्थितिवाद था सिनेमा का, उसको, है ना, उसको मतलब कंडेम करते हुए वो आए थे। आप देखिए पुरानी बहसों में जिस तरीके से वो हिस्सा साइलेंस ब्रेक करना, जब ट्विटर शुरू हुआ, हाँ, तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सनालिटी था ट्विटर पे सिनेमा इंडस्ट्री की ओर से, वो अनुराग कश्यप थे, हंसल मेहता थे। हंसल तो अभी भी बोल रहे हैं, अनुभव सिन्हा थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन क्या हुआ कि उनके घर पे ईडी बिठा दी गई, उनके बहुत सारे बैंक अकाउंट जब्त कर लिए गए। अनुराग ने बोलना बंद कर दिया, और बहुत लोग इस डर से वो बोलना उन्होंने बंद कर दिया कि यार जब हम फिल्म ही नहीं बना पाएंगे तो बात क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बरक्स जो लोग, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, सरकार परस्ती वाली फिल्मों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा सहूलियतें मिलती है, तो उनके बरक्स हिंदुस्तान में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के लिए जिस किस्म से सरकार ने खजाने खोले, है ना। आप आर्टिकल 370 फिल्म पिछले दिनों बनी थी, जिसको अंबानी ने बैक किया था, प्रोड्यूसर वो थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से, मतलब एनएफडीसी की तरफ से 60 करोड़ रुपए उनको गए थे। आप लिख लीजिए, इसको फैक्ट चेक भी कर लीजिएगा। तो वो जिस किस्म से सहूलियतें दे रहे हैं, भाई हमको भी एक सहारे की जरूरत होगी ना यार। हम अपनी अकेली लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि मैं एक बहुत बड़े निर्माता के साथ काम कर रहा था इंडस्ट्री के, और वो निर्माता जाहिर तौर पे मोदी जी के साथ तस्वीर को लेकर के बहुत पॉपुलर रही हैं। उनसे मैंने पूछा कि यार देश में ये जो हो रहा है उस पर लोग स्टैंड क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग। उसने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन हम बोल इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा इतने हजार करोड़ का टर्नओवर है, हमारे साथ इतने हजार लोग जुड़े हुए हैं। कल को फ्रिंज एलिमेंट आकर के हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ मचाना शुरू करे तो फिर सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी। उन लोगों का परिवार जो है वो सड़क पे आ जाएगा, जो हमारी वजह से जिनका परिवार पल रहा है। तो ये सारा डर का माहौल इतना सघन हो गया है कि लोग बिल्कुल अपने दड़बे में कैद हो गए हैं। मौका मिलता है तो कुछ कहते हैं, लेकिन एक सामूहिक जो एक संगठनात्मक छतरी है ना, उसके तले नहीं आ पा रहा। कोई बैक नहीं करने वाला है सर हमको। आप जैसे कुछ लोगों को छोड़ करके जो कभी कभी हमसे बात कर लेते हैं, हमारी बात पहुंचा देते हैं अपने दर्शकों तक, इसके अलावा कौन राजनीतिक ताकत है जो हमारे साथ खड़ी है। नहीं, लेकिन अविनाश जी, सवाल तो ये है ना कि फिर तो
यथास्थितिवाद को स्वीकार कर लेने जैसी बात है कि कुछ हो ही नहीं सकता है। सर देखो, इंडस्ट्री की जो हालत खराब है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि सच्ची कहानियां सामने नहीं आ रही। हर चीज की एक इंतहा होती है। अगर आप एक ही तरह की कहानियों से पाट देंगे पूरा परिदृश्य, तो जनता भी रिएक्ट करेगी। रिएक्ट इस रूप में करेगी कि आप तमाम फिल्मों, अब जैसे केसरी चैप्टर 2 आया है ना, ये 150 करोड़ की फिल्म अगर वीकेंड में 30 करोड़ ही कमा पा रही है, तो आप देख लीजिए कि 70 करोड़ पहुंचते पहुंचते इस फिल्म के कलेक्शन का कबाड़ा निकल जाएगा। तो जब 70 करोड़ कमाएगा बॉक्स ऑफिस, तो प्रोड्यूसर को मिलेगा 30-32 करोड़ रुपए, और आपने खर्च कर दिए 150 करोड़ रुपए। तो जब ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगेंगी, तो जैसे सड़क पे आदमी आ जाता है ना सिस्टम के खिलाफ, वैसे ही फिल्म मेकर्स भी बगावत करेंगे। अभी इनके नाक के ऊपर पानी नहीं आया है, आने ही वाला सर। एक सवाल आपने उठाया कि कहानियां नहीं आ रही हैं। वो कहानियां क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं, कहानियां इसलिए नहीं आ रही हैं कि देखिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कॉरपोरेट के आ जाने के बाद लोगों ने कहानी बनाने से पहले उसको बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही आप कहानी बनाने से पहले उसको बेचते हैं, तो बहुत तरह के दिमाग, बहुत तरह के फीडबैक्स उसमें आ जाते हैं, और फिर वो आपकी कहानी नहीं रह जाती। यहाँ कोई कहानी हम किसी को पिच करते हैं, तो सबसे पहले लीगल डिपार्टमेंट की ओर जाता है कि तुम देख लो इस कहानी को कहने की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। एक तो ये मसला है, कहानी को मार दिया जाता है। साउथ ने, हाँ, मतलब हम लोगों की हालत ये है कि किसी टची, मतलब आप प्लीज कंटिन्यू करिएगा, किसी सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू को टच करते हैं तो कुछ वकील मित्रों को भेज देते हैं कि यार देख लो एक दफा कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी इसमें। ये हालत हो गई है। रतन जी भी बहुत सारे वकीलों से घिरे रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि न्यू मीडिया का जो बिल आने वाला है ना, जो सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमे चल रहे हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट पे जो इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया है, और जो न्यू बिल आने वाला है न्यू मीडिया को लेकर के, उसमें ये भी हो सकता है कि कल को आप क्या प्रोग्राम करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कौन से लोग आएंगे, वो क्या बोलेंगे अपने लाइव शो में, आप या तो पहले बता दीजिए, या जिस तरह इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले आप मिनिस्ट्री को भेजिए, वहां से पास होगा, तब इसको अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। सिनेमा की स्थिति एग्जैक्ट यही हो चुकी है कि हम पूरी चीजें बनाते हैं, देन वो चाहता है कि समाज के पास इसको पहुंचना चाहिए कि नहीं, इसलिए लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन डर जो है एक दिन खत्म होगा। रतन जी, एक आखिरी टिप्पणी कि क्या सचमुच में कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? इतनी सामूहिक कोशिशें हो रही हैं, भले वो छोटे छोटे पॉकेट्स में हो रही हो, कम ताकतों के साथ हो रही हैं, लेकिन क्या ये मान लेना कि इस देश की बहुसंख्य आबादी जो है लोकतांत्रिक विचार के, समानता के विचार के, समता न्याय बंधुत्व के विचार के विरुद्ध खड़ी है, और या उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रिवेल कर सके, क्या ये माना जा सकता है? क्या इसको मानना उचित होगा? देखिए, बाबा साहब ने लिखा है कि बहुत लंबे समय से वो कह रहे थे कि बुद्धिस्ट काल में यहाँ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, थोड़े संघ पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, संघ उसी तरह से चलता था। लेकिन लंबे समय से डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए इस देश में उसको नयापन लगना हो सकता है। यहाँ पे इसकी जड़ें मजबूत नहीं है डेमोक्रेसी की। उद्योग, शिक्षा हर जगह जाती है। ये उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, वॉइस ऑफ अमेरिका को भी इंटरव्यू दिया था उन्होंने। तो ये, लेकिन हम ये कहना कि स्थितियां ऐसी रहेंगी, ऐसी चलती रहेंगी, इतिहास की अति सरलीकरण व्याख्या हो। आखिर इंदिरा गांधी हारी ना, आखिर हिटलर हटा ना। अच्छा, ऐसा है ना, जिस दिन जो है ना ढोल नगारा बजना बंद हो जाएगा, जब रोटी नहीं मिलेगा आसपास में, है ना, मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट, और मैं क्या कि आपको खाली एग्जांपल देकर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा जिन लोगों को तुम पैसा दे रहे हो, एंटी मुस्लिम तुम लोग, तुम्हारे कम्युनिटी स्पॉन्सर कर रहा है, एंटी मुस्लिम पूरा चल रहा है, तो बहुत नगारा बजा रहे हो। और जो दिल्ली का बिजनेस हब है, मान लो कि वहाँ कम्युनल वायलेंस हो जाए और 10 दिन मार्केट बंद रहे, तो क्या होगा भाई? किसी व्यक्ति को आप उतना ही दबा सकते हैं, या किसी समुदाय को दीवार से चिपका देंगे तो उसके सामने पीछे जाने का रास्ता नहीं होगा। वो फिर हेड ऑन करेगा ना, हेड ऑन करेगा तो उसका थोड़ा फूटेगा, आपका भी फूटेगा।
अगर इसी तरफ आप समाज को ले जाना चाहते हैं तो जो हो रहा है तो सामने आना शुरू हो गया, सिम्टम आना शुरू हो गया। जो फुले फिल्म को लेकर हुई है, चाहे जिस तरह के वायलेंस हो रहे हैं, वो सब घटना नहीं, सिम्टम्स हैं कि आगे क्या होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये एकदम अनंत काल के लिए सत्ता में रहेंगे, ये भी हटेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जो यहाँ अभी बवाल काट रहे हैं ना, अभी कौन सा संसद में गांधी को गाली दे रहे हैं, गांधी को गोली मार रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, जिस दिन सत्ता बदलेगी, गारंटी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, देखिएगा ऐसा बिल में छुप जाएगा। ये कोई मजबूती की निशानी नहीं है कि सत्ता है तब बहादुर तो वो होता है विपरीत परिस्थिति में खड़ा हो जाए। तो माफी वीरों के जो वंशज हैं, जिस दिन सत्ता और सरकार पीछे से हटेगी ना, बदलेगी, उस दिन सारे देखिएगा अपना दुम जो है ना कलप करके फिर रंग लेगा, ऐसे ऐसे रंग लेगा। अविनाश जी के पास भी पहुंच जाएगा, नवीन जी के पास भी पहुंच जाएगा, है ना। तो इस सत्ता का सिर्फ खेल है, सत्ता बदलने का नहीं कि हकड़ी भी निकल जाएगी। जी बहुत दिलचस्प चर्चा रही, और इसको खत्म करने से पहले चूंकि बात फुले से शुरू हुई थी तो दर्शकों को बता दें, और ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि स्त्री शिक्षा की शुरुआत की। नवीन जी जी एक मैं बहुत ढूंढ के लाया था। जी जी प्लीज। मैं क्या, रविकांत जी ने ढूंढा है, एक डॉक्टर अंबेडकर का 4 पेज का इंटरव्यू है जी, और वो छपा था जून में 1942 में इसमें फिल्म इंडिया में। और 4 अच्छा पेज का है, 4 पेज नहीं जाऊंगा, लेकिन 3-4 लाइन में सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज। इसलिए कि आजकल बीजेपी, आरएसएस, तमाम सब पार्टी के लोग, सब लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं, अभी चल रहा है सप्ताह पूरा। उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि दमित दलित तबकों के उत्थान और मुक्ति के आंदोलन के विकास पर अगर कोई आदर्शवादी और प्रगतिशील निर्माता फिल्म बनाए तो वह छुआछूत से निजात पाने में उम्दा हथियार साबित होगी? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जरूर होंगे, लेकिन हमारे निर्माता तो पौराणिक मायाजाल की बेवकूफियों और विसंगतियों में उलझे हुए हैं, नीरे इंसान को भगवान बनाने पर तुले हुए हैं, है ना, बायोलॉजिकल नहीं है टाइप से। आपका प्रस्ताव वाकई उम्दा स्वागत लायक है। कीर्तनकारों और कथा वाचकों द्वारा सदियों से भक्ति लीन और रसलीन होकर सुनाई जा रही एक नाथ और चोखा मेला के अबूझ दैवी चमत्कार कहानियों को कर इतने भव्य पैमाने पर पेश किया जाएगा तो उससे अंधविश्वास ही फैलेगा। क्या ही क्या हो कि उसकी जगह पर हमारे निर्माता यह दिखाएं कि दलित आंदोलन और मानवतावादी और धार्मिक खोल को उतार कर दलित मानवतावादी धार्मिक खोल को उतार कर बाहर निकल आया है और खुद मुख्तार आंदोलन बनकर अपने लिए मान रहा है। 54 में फुले फिल्म रिलीज हुई थी, आचार्य चित्रे ने बनाई थी और उसके चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अंबेडकर जी। अंबेडकर। ये इंटरव्यू मुझे भेज दीजिएगा क्या? हाँ भेज देंगे। तो बात फुले से शुरू हुई थी, तो वहीं हम लोग खत्म करेंगे कि हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को पढ़ने का अधिकार कहाँ से मिला। 1848 में लड़कियों का पहला स्कूल खोला गया था। और रतन जी, मैं एक घटना बताता हूँ, उस रोज में बड़ा रोया। जो पुणे में आपने स्टोरी किया था। जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैं रो पड़ा। और उस जो भिड़ेवाड़ा में वो स्कूल है, वो ठीक दगड़ू सेठ हलवाई के मंदिर के अपोजिट है। सड़क के इस तरफ दगड़ू सेठ हलवाई का मंदिर और दूसरी तरफ ही है। और वहां किसी को पता नहीं था कि ये लड़कियों का पहला स्कूल है। वहीं उसी बिल्डिंग की छत से मैंने एक लड़की से, जो पीछे सोसाइटी खड़ी हो गई है, उस लड़की से पूछा, जो सुबह सुबह ब्रश कर रही थी, कि तुमको पता ये लड़कियों का पहला स्कूल था भारत में? उसने कहा मुझे नहीं पता। ये हकीकत है। हमने इतिहास बोध से खारिज कर दिया है अपनी नई पीढ़ी को, या कहें कि नई पीढ़ी ने अपने आप को खारिज कर लिया है। तो बहुत जरूरी है कि फुले पेरियार और सावित्री बाई और माता फातिमा शेख पर बहुत सारी फिल्में बने, उनके काम को सामने लाया जाए। और ये काम सामने तभी आ सकता है सही तरीके से जब हम सब लोग सामूहिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ें और इसमें विश्वास जताएं, और न केवल विश्वास जताएं बल्कि इस लड़ाई को मजबूती दें और एक संदेश दें कि इस लड़ाई को किसी भी स्तर पर लोग लड़ने वाले हैं
वो अकेले नहीं है। तो मैं आखिर में अपील करना चाहता हूं कि आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसी लड़ाई लड़ने वालों को पहचानिए, उनके साथ खड़े होइए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम उनकी बात में हाँ ही मिला लीजिए, कम से कम दूर से ही सही उनके साथ जुड़ जाइए, ताकि उनको लगे कि वो अकेले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार चर्चा में थैंक शामिल यू, होने के लिए थैंक यू। अविनाश दास साहब का और प्रोफेसर रतन लाल आपका।